हाँ जी, थर्ड पार्ट इसका शुरू करेंगे अपने आज। विद्युत धारा का तीसरा पार्ट। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ताप का किसी भी चालक पर जो है उसके प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उससे आगे शुरू करेंगे अपने। तो प्रतिरोध ताप पूर्णांक जो है वो हमने पढ़ा था क्या होता है, अल्फा। तो अल्फा के बारे में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इकाई अ, ताप बढ़ाने पर पदार्थ की जो प्रतिरोधकता में जो चेंज होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप पूर्णांक। अगर ये चेंज हो पॉजिटिव, यानी कि अगर ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध भी बढ़ रहा हो, मान लो कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया और उसकी वजह से अल्फा में भी आपके प्रतिरोध बढ़ाया और ताप बढ़ाया और उसकी वजह से आपकी प्रतिरोधकता भी बढ़ रही है, तो अपने कहते हैं कि अल्फा क्या है, धनात्मक है। अब जितने भी चालक है सारे के सारे होते हैं उनमें अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव। जबकि जिन पदार्थों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटे, कौन से होते हैं, अर्धचालक। ये सारे चालक की पूरी एक यूनिट है, वो हमारे पास है। तो उसमें अपने इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई इनमें ऐसा क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता में कमी होती है। तो इनमें अल्फा क्या होता है, नेगेटिव, ऋणात्मक मान होता है इनका। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपने इस पे, जो आपको दिया भी हुआ कॉपी के अंदर। अपने बुक का ये है कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर, मान लो कि ये मान लो एक प्लेटिनम की तार है और इसका हिमांक, हिमांक का मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो इसका प्रतिरोध है वो है 5 ओम। और भाप बिंदु यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इसका प्रतिरोध है वो है 5.23 ओम। तो कह रहा है कि इस तापमापी को किसी तप्त उष्मक, तप्त उष्मक का मतलब क्या होता है, कोई बहुत ही गर्म अपने पास में कोई चीज़ है उसके अंदर डाल दिया, मान लो ये कोई बहुत ही गर्म कंटेनर है और इसके अंदर इसको रख दिया हमने। तो इसको जब इसके अंदर रखेंगे तो प्लेटिनम तार का जो प्रतिरोध है वो हो जाता है इस टी ताप पर 5.79 ओम। तो कह रहा है कि इस ऊष्मक का, तप्त ऊष्मक का जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो एक चीज़ हम लोगों ने देखनी थी, वो ये कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रो टी की वैल्यू जो है वो होती है रो नोट 1 + अल्फा टी - टी नोट। ये रो टी जो है वो टी ताप पे क्या थी, प्रतिरोधकता, रो नोट 0 डिग्री पे प्रतिरोधकता, और ये ताप दोनों ले लिए और ये क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो इसको अगर मैं इस रो को अगर आर के पदों में लिखूं तो रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए बटा में एल। अब टेम्परेचर की वजह से ए और एल पे मैंने इफेक्ट है वो ना के बराबर माना है। वैसे तो जब अपने किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो ऊष्मीय प्रसार के कारण उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में, लंबाई में अंतर आना चाहिए, पर ये बहुत ही ना के बराबर होता है, ना के बराबर, इसलिए अपने इसको इग्नोर ही करते हैं। यानी कि ये जो फॉर्मूला प्रतिरोधकता था, प्रतिरोधकता का है, कन्वर्ट हो गया, प्रतिरोध में कन्वर्ट हो गया। तो अब अपने पास में ये फॉर्मूला है, रोट इक्वल टू आर नोट 1 + अल्फा टी - टी। तो अब अपने पास में जो चीज़ें हैं वो क्या है कि एक तो अपने पास में 0 डिग्री पे 5 ओम प्रतिरोध दे रखा है और 100 डिग्री पे दे रखा है 5.23 ओम। तो अपने को जो जो चीज़ें गिवन है उसी का यूज़ करेंगे। तो अब आर टी इक्वल टू आर नोट 1 + अल्फा टी - टी नोट होता था, आर 100 इक्वल टू क्या होगा, आर नोट 1 + अल्फा 100 - 0। और यहाँ से अपने को आर नोट की वैल्यू मिल जाएगी कि भी 0 डिग्री पे, सॉरी, आर नोट की क्या, अल्फा की वैल्यू मिल जाए। आर नोट की वैल्यू तो है अपने पास, आर 100 की भी है। आर 100 क्या है, भाप बिंदु पर प्रतिरोध कितना है, 5.23। आर नोट कितना है, हिमांक पे प्रतिरोध कितना है, 5। 1 + अल्फा × में 100। ये 5 को आप इसके डिवाइड में ले आओ, बराबर 1 + 100 अल्फा। इसको जब हम लोग इसकी जब गणना करेंगे तो 5.23/5 ये हो जाएगा
5.23/5 -1 बराबर 100 अल्फ़ा। तो 0.23/5 बराबर 100 अल्फ़ा। तो ऑलमोस्ट अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 0.23/5 100। इसको कैलकुलेट करने का बड़ा सरल तरीका, आप 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। ये कितना हो जाएगा 0.46/1000। तो यानी कि ये लगभग 4.6 गुणा 10⁻⁻4 केल्विन इनवर्स है, वो अपने को मिलेगा। अब इसी वैल्यू को अपने यूज़ कर लेंगे कहाँ पे, ये अल्फ़ा मेरे पास आ गया। तब ऊष्मक का ताप मान लो कितना है, T बराबर R0 1 + अल्फ़ा T - T0। वही फार्मूला वापस लगा लिया हमने। तो उसने दे रखा है कि तप ऊष्मक के अंदर जब प्लेटिनम की रोड को रखते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है वो कितना देता है, 5.795। R0 की वैल्यू कितनी है, 5 1 + अल्फ़ा और T माइनस ये कितना है, 0। तो अपने को यहाँ पे T की वैल्यू चाहिए, 1 + अल्फ़ा इंटू T। अब ये 1 इधर आ जाएगा तो 5.795/5 -1 बराबर अल्फ़ा T, या फिर 5.795 -5/5 बराबर अल्फ़ा T। ये वैल्यू अगर हम लोग इसमें से माइनस कर दें तो 0.795/5 और अल्फ़ा T। अब T चाहिए था अपने को, तो T कितना आ जाएगा 0.795/5 अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू रख दो, आंसर अपने को मिल जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, 4.6 गुणा 10⁻⁻4। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना है, वो आप कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर सकते हो। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे अपने कि वे अर्धचालकों पर ताप का जो प्रभाव है वो क्या पड़ता है। अभी किसी बच्चे ने पूछा भी था कि सर अर्धचालकों में होता क्या है, होल क्या होते हैं। तो भैया ऐसा है, अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव, सबसे पहली चीज ये देखो, अर्धचालक किसको बोलते हैं, ये अर्धचालक होते हैं जो चालक और कुचालक के बीच के होते हैं, यानी कि जिनमें चालक और कुचालक दोनों गुण होते हैं। तो ये होते हैं प्योर कुचालक, होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब ये क्या है, कार्बन के परिवार से पी ब्लॉक के अंदर अपने अगर कार्बन से नीचे जाएंगे तो सिलिकॉन जर्मेनियम मिलेंगे। तो सिलिकॉन जो होता है उसकी वैलेंसी होती है 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि भाई हर एक सिलिकॉन है वो अपने आसपास 4 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, और ये जो 4 इसके इलेक्ट्रॉन है, ये 4 सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। अब क्या होता है कि सहसंयोजक बंध ऊष्मा पाकर टूट जाते हैं। मान लो बाहर से रूम टेम्परेचर पे जब गर्मी होगी तो उस वजह से ये बंध यहाँ टूट गया। ये बंध टूटने से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, फ्री। तो ये पीछे खाली जगह बच गई। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से गया है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। तो इलेक्ट्रॉन के इस प्रकार से जाने को, जो पीछे जो बंद की खाली जगह बच गई, इसको बोलते हैं अपने क्या, कि ये क्या है, ये होल है। अब कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि जी होल है तो फिर इलेक्ट्रॉन तो चालकों में भी होते हैं, वहाँ होल क्यों नहीं बनते। तो बच्चे चालक जो है ना, चालक उसके अंदर जैसे मान लो सोडियम की बात करें, अपने धातु है ये, तो इसका जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ के गया है किसको, इस तत्व को, इस परमाणु को छोड़ के गया। तो यहाँ इसके जाने से किसी सहसंयोजक बंध का टूटना नहीं हुआ है। जबकि सिलिकॉन के अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है तो सिलिकॉन क्रिस्टल में ये एक सहसंयोजक बंध यहाँ था, उसको तोड़ के यहाँ से गया है। यानी कि यहाँ वैकेंसी है, यहाँ वैकेंसी है, यहाँ खाली जगह है। अब ये समझ लो, मैं कई बार एकदम सरल एग्जांपल देता हूँ कि भाई ये तो है कि घर में 11 बच्चे थे, एक बच्चा जोगी हो गया। अब इस जोगी होने का मतलब क्या है कि ये घर छोड़ के चला गया। तो इसके जाने की वजह से पीछे कोई किसी का परिवार नहीं टूटा। और ये मान लो कि ये कोई, ये बंद है, बंद का मतलब है कि मैरिड है, ये आदमी है, ये मैरिड है ये।
अब ये अगर कहीं चला जाएगा तो पीछे इसकी जगह खाली बच गई, एक परिवार टूटा है। तो जब सहसंयोजक बंध टूट जाए तो इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से पीछे क्या बनता है, होल। और जबकि एक इलेक्ट्रॉन अगर वैसे अगर किसी भी परमाणु को छोड़ के जा रहा है तो वहाँ होल नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई सहसंयोजक बंध नहीं टूटा। तो इस तरीके से इसमें होल और इलेक्ट्रॉन दो जो है वो क्या हो गए, दो तरह के आवेशवाहक हो गए। तो अब ये होल कैसे गति करता है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ वाला होल तो खत्म हो गया पर यहाँ पे होल बन गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, ये होल खत्म हो गया, यहाँ होल बन गया। असल में तो गति तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने जाने से ही होल बन रहा है। पर देखने वाले को ऐसा लगेगा जैसे पहले प्लस यहाँ था फिर यहाँ चला गया, इस तरीके से प्लस जो है वो लगातार गति कर रहा है, तो धनावेशित कण की भांति व्यवहार करता है। चलो जी आगे चलते हैं हमने। तो अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, देखो जी ऐसा है, प्रतिरोधकता का मतलब होता है धारा प्रवाह में रुकावट, और प्रतिरोधकता को अपने लिखते हैं रो से। रो कितना होता है, रो होता है एम ई बटा में एन ई स्क्वायर टू, हम लोग प्रूव कर चुके हैं ये चीज। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अर्धचालकों के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो चेंज होगा नहीं। पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो और इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो किसी हालत में चेंज नहीं हो सकता। हाँ, एन जो है उसकी बात करें अगर अपने, एन होता है प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे सहसंयोजक बंध में जुड़े हुए थे। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ये बंध टूटना शुरू हो जाएंगे, यानी कि एन में क्या होगा, इंक्रीमेंट। अच्छा, ये टो वाला मामला यहाँ काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि टो होता है विश्रांति काल। जब दो इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो आयनों के मध्य उनकी टक्कर होती है। अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन मुक्त बहुत ही कम है, ना के बराबर है। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जब सड़क पे भीड़ ही नहीं है तो एक्सीडेंट कहाँ से होंगे, और जब होंगे ही नहीं तो प्रति दो संघट या टक्कर के बीच का जो समय अंतराल है उसकी तो चर्चा ही नहीं होगी। तो टो यहाँ पे कोई इफेक्टिव नहीं है, एन इफेक्टिव है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा एन बढ़ेगा, और एन बढ़ेगा तो रो की वैल्यू घटेगी। तो इस कारण से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ने पर रो के मान में क्या होती है, कमी। तो इनके बीच का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, ऐसा। क्यों, क्योंकि रो जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है एन के, और एन समानुपाती है टी के। तो जब एन टी बढ़ेगा तो एन बढ़ेगा, और एन बढ़ेगा तो रो घटेगा। ये वाई समानुपाती 1/x हो तो ये ग्राफ कई बच्चे ऐसा बना देते हैं कि भाई अगर y समानुपाती x है तो सीधी रेखा बनेगी, और अगर 1/x है तो ऐसी बनेगी, पर ऐसा नहीं है। ये इस तरह का ग्राफ है वो अपने को देखने को मिलेगा, इस तरह का। उसके बाद ये जो अपने पास में तो इनके लिए अगर पूछे अपने से तो अल्फा क्या होगा, अल्फा नेगेटिव होगा, पहले भी बात की है मैंने। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता के मान में क्या हो रही है, कमी। टी बढ़ा रहे हो तो रो में कमी आ रही है। उसके बाद में कहीं भी कुचालक लिखा जाए, अचालक लिखा जाए, विद्युत रोधी लिखा जाए, इन सब का एक ही मतलब है कि ये इंसुलेटर है, यानी कि इनमें धारा प्रवाह नहीं होगी। तो इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो होते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इनमें बद्ध इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये बद्ध इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बड़ी मजबूती से उस नाभिक के साथ, उस परमाणु के नाभिक के साथ बंध रहते हैं। ये परमाणु है मान लो, उसका नाभिक है ये, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे के सारे इसके साथ इतनी ज़्यादा प्रबलता के साथ बंधे होते हैं कि इनको मुक्त कराने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए ये चालकों की भांति व्यवहार नहीं करते, ना अर्धचालकों की भांति। अर्धचालक क्या होता है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो सहसंयोजक बंध को टूट के निकल जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो। आगे अपने ऊर्जा बैंड सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के हिसाब से अगर मान लो किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए तो वो चालक है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है तो अपने उसको अर्धचालक में ले लेते हैं, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है तो अपने उसको बोलते हैं ये क्या है, चालक है। आगे बात करेंगे, पूरा चैप्टर है इस पे। तो
अब बात कर रहे थे अचालक पदार्थों पर या विद्युत रोधी पदार्थों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस पर ताप का प्रभाव जो है वो ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता के मान में कमी तो होती है, पर कमी बहुत कम होती है। और इसको किस फॉर्मूले से देते हैं, रो इक्वल टू रो नोट ई की पावर माइनस ई जी। ये ई जी क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल बटा में 2 kBT। ये केबी क्या है, ये केबी 11वीं में आपने पढ़ा है, बोल्ट्जमान स्थिरांक होता है ये। और टी क्या होता है, ताप। तो ये फॉर्मूला जो है वो अपने को किसी कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ के लिए, जो पदार्थ है उसके लिए प्रतिरोधकता का जो सूत्र है, प्रतिरोधकता का जो तापमान के साथ में संबंध है उसको प्रदर्शित करता है ये। तो बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये, मेन आपको अर्धचालकों का और चालकों का ध्यान में रखना है। उसके बाद ओमीय और अनोमीय पदार्थों की बात करें। भाई ओमीय पदार्थ किसको बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है, ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करें। तो ऐसे जितने भी चालक हैं, इस ऐसे जितने भी पदार्थ हैं जो ओम के नियम का पालन करें। ओम का नियम क्या था कि भाई अगर पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित ना हो तो V समानुपाती क्या होता है, I। तो V समानुपाती I होगा तो V और I के बीच में कैसा वक्र बनेगा, सीधा। अब V यहाँ ले लो, I यहाँ ले लो, या I यहाँ ले लो और V यहाँ ले लो, तो सीधी रेखा इनके बीच में बनेगी। तो ऐसे सभी पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करें वो क्या कहलाते हैं, ओमीय पदार्थ। और जितने चालक है, सारे चालक पदार्थ क्या करते हैं, सामान्यतया ओमीय पदार्थ की भांति व्यवहार करते हैं। उसके बाद में अनोमीय पदार्थ। अनोमीय नाम से पता चल रहा है भाई कि जो ओम के नियम का पालन ना, तो भाई जिनमें V और I के बीच में सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी या V I के समानुपाती नहीं होगा, उसको अपने क्या बोलेंगे, कि ये अनोमीय चालक है ये। तो अनोमीय चालक या अनोमीय जो प्रतिरोध है, इनके लिए हम क्या करेंगे कि हमें एक तो ये देखना है जितने भी अर्धचालक है, अर्धचालक युक्तियां, जितनी अर्धचालक युक्तियां हैं अपने सिलेबस में डायोड है। बाकी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना, ये डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये दो अपने सिलेबस में हैं। तो ये दोनों अर्धचालक युक्तियां हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी होती है, FET होता है, MOSFET होता है, इसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके अलावा CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, PMOS। तो ये बहुत सारे ऐसे जितने भी अर्धचालक युक्तियां सारी की सारी किसकी भांति व्यवहार करती है, ये अनोमीय। अच्छा कैसे, जरा देखो। अगर अपने डायोड के लिए अग्र बायस में, यानी कि डायोड के, अगर मान लो ये अपने पास में डायोड है, डायोड में क्या होता है, एक सिरा P और एक सिरा N होता है। केमिस्ट्री में भी कहीं आएगा आपके। तो जब इसको P को प्लस से जोड़ो और N को माइनस से, तो इसको बोलते हैं अग्र बायस। तो अग्र बायस की स्थिति में अगर अपने देखें वोल्टेज और करंट के बीच में अगर अपने ग्राफ खींचे, तो शुरू में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट की वैल्यू में कोई खास इंक्रीमेंट नहीं होता, पर एक वैल्यू के बाद अचानक से करंट तेजी से बढ़ता है। यानी कि ये जो ग्राफ बना है अपने पास में, ये सीधी रेखा नहीं है, ये रेखा है ही नहीं। ये यहाँ से यहाँ तक तो धीरे धीरे बढ़ा, फिर अचानक से बढ़ा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका V और I है, इनके बीच में संबंध रेखिक ना होने के कारण इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, अनोमीय है। तो ऐसे ही ग्राफ ट्रांजिस्टर के लिए भी बनेंगे, इनके लिए सबके लिए क्या बनता है, ट्रांजिस्टर हो चाहे डायोड हो चाहे FET चाहे MOSFET, इन सब के लिए V और I के बीच में सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा एक चीज़ और, कभी आपने गौर किया हो कि लंबे टाइम तक अगर कोई प्रेस हो या फिर कोई भी और दूसरे तरह का जो ज़्यादा जिसमें आपूर्ति की ज़रूरत हो, उसकी तार देखना आप, सीधी तो हाथ लगा मत लेना, कवर के ऊपर से अगर आप उसको छुओगे तो वो तार काफ़ी गर्म महसूस होगी आपको। गर्म क्यों, क्योंकि
अपने को पता है कि भाई 10वीं में जूल का नियम पढ़ा था कि जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है वो समानुपाती होती है करंट के। आई स्क्वायर आर टी पढ़ा है हमने। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा या करंट होगा तो उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी इसमें। अब मान लो कि मेरे पास कोई तांबे का चालक तार है। अब इसमें मैंने धारा प्रवाहित करवाई। शुरू में प्रतिरोध कुछ आर है, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऊष्मा उत्पन्न होगी जूल के नियम से, और ऊष्मा उत्पन्न होगी तो तार का टेम्परेचर क्या है, बढ़ेगा। जब तार का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में क्या आएगी, कमी आएगी। यानी कि अगर एक लंबे समय तक V और I के बीच में अपने ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ सीधी रेखा बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। तो कैसी होगा, वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाने पर भी करंट में मतलब मिलना तो कैसा चाहिए था, बिल्कुल ऐसा, पर मिलेगा कैसा, ऐसा। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रतिरोध में वृद्धि हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि लंबे समय तक धारा प्रवाहित करवाई है। लंबे समय तक धारा प्रवाहित करवाने के कारण इसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो गया, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट की वजह से प्रतिरोध में क्या हो गया, वृद्धि होगी। ये आर में वृद्धि हुई है, टेम्परेचर बढ़ने से आर में वृद्धि हुई, इस वजह से ग्राफ कैसा मिलेगा, यू मिलेगा। तो ये सारे के सारे क्या है, अनओमीय चालक है। तो उसके बाद में कार्बन प्रतिरोध व वर्णकोड। कार्बन प्रतिरोधक और वर्णकोड क्या चीज है, देखो ऐसा है कि आपने कई बार कोई खुला पुराना कोई घर का चार्जर वगैरह को टूटा हुआ हो तो उसको देखना आप गौर से कि उसके अंदर ऐसे करके छोटे छोटे तार से मिलेंगे, उसमें आपको 3-4 कलर मिलेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से वो जुड़ा हुआ होगा। तो ये कलर किस लिए होते हैं और ये होता क्या है, ये होता है प्रतिरोधक। अब परिपथ जो है उसमें धारा को नियंत्रित करने का काम किसका होता है, प्रतिरोध का। और प्रतिरोध के लिए जिस युक्ति को उपयोग में लाते हैं उसको किसका बोलते हैं, प्रतिरोधक का। तो ये प्रतिरोधक दो तरह के बनते हैं, एक तो बनता है कार्बन का और एक बनता है मिश्र धातुओं से। तो मिश्र धातु जो है उनसे बनाते हैं अपने तार आबद्ध प्रतिरोधक। ये तार आबद्ध का मतलब होता है तार को वाइंड करके या तार को ऐसे गोल गोल करके अपने बनाते हैं। तो ये तो आपने देखे नहीं हो क्योंकि जनरली रेयर यूज होते हैं, ज़्यादा यूज होते हैं, वो होते हैं कार्बन प्रतिरोधक। मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध है, धातुओं से बने प्रतिरोधक, इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं अपने। तो ये एक तो अल्प मान के होते हैं, यानी कि कम वैल्यू के, यानी कि 100 ओम से कम या 100 ओम के आसपास। और ये बनते किससे हैं, ये बनते हैं नाइक्रोम, ये मिश्र धातु है, कॉन्स्टेंटन, यूरेका, यूरेका तो याद है सबको, मैग्नीन, ये वो वाला यूरेका नहीं है, यूरेका ये मिश्र धातु है। उसके अलावा और भी कई तरह की मिश्र धातु यूज में लाई जाती है। मैग्नीज नहीं है, मैग्नीन है ये, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, यूरेका और मैग्नीन। इसके अलावा इनमें क्या होता है कि लंबे तार की आवश्यकता होती है, लंबे तार की आवश्यकता, इसलिए ये जगह ज़्यादा घेरते हैं। और अगर बड़े मान का प्रतिरोध बनाना हो तो बहुत बड़े लंबे तार की आवश्यकता होगी, तो इनसे बड़े मान के प्रतिरोध है वो नहीं बनाए जाते। बड़े मान के प्रतिरोध बनाने के लिए किसका यूज करते हैं अपने, कार्बन प्रतिरोधक का। कार्बन प्रतिरोधक है, कार्बन होता ही कुछ अलग है। तो ये कार्बन से जब प्रतिरोध बन रहे हैं तो एक तो ये क्या होते हैं, उच्च मान के, और ये क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। भाई मान इनका ज्यादा होता है प्रतिरोध का तो छोटे मान से काम चल जाता है। और सस्ते होते हैं, सस्ते होते हैं और लंबे टाइम तक चलते हैं। तो अब ये इनके गुण हैं। अब फिर इनके साथ में एक दोष भी आ गया क्या, कि अगर इनका साइज छोटा है तो मान, प्रतिरोध मान जो है, प्रतिरोध का मान, मान को अंकित करने में क्या होगी, असुविधा।
अगर कर भी दिया तो भाई मेरे जैसे जिसके चश्मा लगा हुआ है उसको दिखेगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करें हम? तो इसके लिए इन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोग एक कलर कोड बना दें कि रंग जो है उसके हिसाब से इनका पहचान हो जाए। तो इन्होंने एक सजेशन हुआ, कमेटी बैठी, उसने कहा कि 4 तरह के हम लोग इसमें स्ट्रिप्स बनेंगे, स्ट्रिप या फिर वलय कह दो। जैसे मान लो ये तार है, इतनी बड़ी तो नहीं होती, बहुत छोटा सा प्रतिरोध होता है। इसमें हमने एक तो ये पट्टी बना दी रंग की, एक ये और ये चौथी पट्टी। इस तरीके से 4 पट्टियां हैं। पहली 2 पट्टी है वो क्या बताती है? वो बताती है पहले 2 अंक। तीसरा बताती है तीसरी पट्टी 10 का गुणक। और तीसरी पट्टी बता चौथी पट्टी बताती है सहायता। इस सहायता क्या है, इस पे बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको लिख के दिखाऊं, जैसे मान लो 34 गुणा 10 की पावर 6 ओम, ये अपने पास में प्रतिरोधक है। तो 3 और 4, ये तो पहले 2 अंक हो गए। तो ये रंग बताएगा 3 को, किसको बताएगा? 3 को। और ये अंक, ये रंग जो है वो किसको बताएगा? 4 को। और ये जो है ये अंक है 6, ये 10 की पावर को, ये क्या 10 का गुणक जो है उसको शो करेगा ये। और सहायता क्या होती है? टॉलरेंस किसको बोलते हैं? कि मान लो ये अपने पास में कोई प्रतिरोधक है, इस प्रतिरोधक में इसको जब हम लोग एक तो रेडियो बना लिया मान लो, उसको एक बंदे ने तो चलाया उसको जम्मू कश्मीर में, और एक ले गया कहाँ पे? एक ले गया जैसलमेर में। जैसलमेर में पारा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और जम्मू कश्मीर में -10। तो ये तापमान में अंतर के कारण क्या आना चाहिए? प्रतिरोध में अंतर आना चाहिए। तो वो ये बताएंगे कि ±5% का अंतर आ सकता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है तो। और अगर खराब क्वालिटी का यूज़ किया है तो 10% का। यानी कि सहायता का मतलब है कितना मान ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे अपने कोई चीज़ लेने जाते हैं ना, तो उससे पूछ लिया कि भाई इसकी लागत कितनी है, तो अगला कह देता है कि भाई 100 रुपये की बेच रहा है, तो वो बोलेगा कि भाई 90-95 रुपये का आया है। यानी कि 90 से 95 के बीच में उसका रेट चेंज हो सकता है। तो अब इनके लिए एक कलर कोडिंग बनाई गई है, मतलब एक वर्ण क्रम, ताकि याद रह जाए। अब ये कलर कोडिंग में है क्या? क्रम संख्या, रंग, अंक और गुणक। आगे सहायता भी है, पर वो तो बहुत मामूली माइनर सी चीज़ है। तो क्रम संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अच्छा, रंग क्या है? रंग है काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, फिर उसके बाद में धूसर, सफ़ेद, सुनहरा, चमकीला और रंगीन। अच्छा, अब आप सोचोगे यार ये याद कैसे रहेंगे? अब याद रखने की एक ट्रिक है इसकी। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब देखो, अब तुम कहोगे यार ये बी यहाँ भी आया, यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, 3 बी है, तो 3 बी में ब्लैक कौन सा है? ये वाला है कि ये वाला? कि भाई 3 बी हो गए ना, बी से ब्लू भी होता है, बी से ब्राउन भी होता है और बी से ब्लैक भी। तो इसमें क्या होता है, डार्क शेड से लाइट शेड की तरफ चलते हैं। सबसे ज़्यादा डार्क यानी कि गहरा कलर कौन सा है? काला। और सबसे हल्का कलर कौन सा है? सफ़ेद। अच्छा, दूसर क्या है? दूसर होता है ग्रे कलर। तो ग्रे कलर, दूसर कलर। अच्छा, ये जी यहाँ भी है ग्रे कलर, और ये जी यहाँ भी है ग्रीन। तो ग्रे कलर है वो लाइट होता है, ग्रीन कलर क्या होता है? ये थोड़ा सा डार्क होता है ग्रे के कंपैरिजन में। लड़कियों को तो सारे कलर पता है, लड़के हैं भाई कोई बात नहीं, याद कर लेना। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो बी मतलब ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट, फिर ग्रीन, सॉरी ग्रे, और फिर वाइट। अच्छा, सुनहरा को क्या बोलते हैं? गोल्डन, सिल्वर और ये रंगीन यानी कि नो कलर। अंक जीरो से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना। जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और ये 10 की पावर
जैसे ये 0 1 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 4 10 की पावर 5 10 की पावर 6 10 की पावर 7 10 की पावर 8 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर -1 और ये 10 की पावर -2। सहता में सिर्फ 3 ही कलर आते हैं, मतलब कलर तो 2 ही है। या तो सुनहरा आएगा तो ±5%, चमकीला या तो 10%, और ये कितना या 20%, कोई रंग नहीं हो तो 20%। अब मान लो अपने पास में फॉर एग्जांपल एक ये है, मान लो कि पहला कलर है लाल, फिर है हरा, फिर है नीला और फिर है चमकीला। तो इसमें वैल्यू क्या होगी इसकी? तो लाल जो है, रेड देखो, रेड के सामने कितना है 2, फिर हरा है, हरे के सामने कितना है 5, फिर नीला, अब नीले के सामने कितना है 6। तो अब दो तो हो गए अंक, तीसरा अंक जो रंग है वो क्या होगा, 10 की पावर 6 गुणक बताएगा। प्लस माइनस ये चमकीला है, चमकीले के आगे सहायता कितनी है 10%। तो इस तरीके से ये जो है वो अपने कार्बन प्रतिरोधकों के मान को ज्ञात कर सकते हैं। बाकी अपने कल सुबह गारंटेड एक लेक्चर और आएगा और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा अपना। थोड़ा सा रहा है, बाकी आप इतना करना, और जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि भाई धीरे धीरे ही सही जितने चैप्टर हो सकते हैं हो जाए। अब स्कूल के लगने की संभावना तो सरकारी आदेश पे संभव है, जिस हिसाब से कोरोना के रोगी बढ़ रहे हैं वैसे वैसे काम जो है वो और लेट होता जा रहा है। तो टाइम का सदुपयोग करें, फालतू इधर उधर घूमे ना, घर बैठ के जितना पढ़ लोगे बढ़िया है। आपके एग्ज़ाम तय है कि अगले साल मार्च में होने तय है, तो ये नुकसान आप लोगों का हो रहा है। जो 12th कर गए उनका नुकसान नहीं हो रहा है इतना जितना आपका हो रहा है, क्योंकि अभी अगर स्कूल लगता तो मई लगती, अप्रैल लगता, अप्रैल में चलो 15 दिन एग्ज़ाम चले भी जाते, तो मई और जून 2 महीने हम लोग कोशिश करते कि स्कूल लगता, तो 1.5 2 महीने पिछड़ गए। तो ये कोशिश करें कि आप लोग जो है वो उस घर पे पढ़ते रहें। अब टाइम खोटी करोगे तो नुकसान आप लोगों का है। कम से कम ये बैच बड़ा बढ़िया बैच है, बहुत मेहनती बच्चे हैं, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं आप। ठीक है जी, कल मिलते हैं अपना।